ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसके बॉडी में कौन सा एंटी बॉडी पाया जाएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है, और ब्लड ग्रुप को किस एंटीजन के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है, या कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। ये सारा डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो हम एक क्विक रिवीजन करेंगे और फिर हम आज समझेंगे कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए है, जैसे कि मेल का ए है, फीमेल का बी है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आने की पॉसिबिलिटी है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्विक रिवीजन, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, फटाक से बताओ कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये है, ये बताओ जल्दी जल्दी, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, बताओ। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए बी, ए बी, ओ, ठीक है। इसमें अच्छा मैं पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, या ओ पॉजिटिव। बताओ कौन सा ब्लड ग्रुप है ये है ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, वेरी गुड, ओ पॉजिटिव। अच्छा, दूसरा बताओ, ये है, बना रहा हूं अभी, कौन सा ब्लड ग्रुप, अभी नहीं, बताओ ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये है ए और बी। और ए बी में कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ए बी नेगेटिव, क्योंकि इसमें आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये बना देता हूं, ये क्या है, ये है ओ नेगेटिव, इसमें आर एच फैक्टर नहीं है, ओ नेगेटिव। अच्छा, ओ नेगेटिव को हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, यानी ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, किसी को भी ब्लड दे सकता है। इतना क्लियर है, ओके। अच्छा, दूसरा बताओ, मैं एक और बना रहा हूं, ठीक है। बताओ ये कौन सा है, ये है ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। इसमें सारे के सारे ब्लड का ग्रुप पाया जाता है ना। इसमें ए के भी कैरेक्टर है, बी के भी कैरेक्टर है, और आर एच फैक्टर के भी कैरेक्टर है। इसलिए इसे हम एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है, एक्सेप्टर। यानी ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है ना। हाँ, ये किसी से भी ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। अच्छा देखो, ये यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो एक बात याद रखना, अगर जैसे एक मेल है, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है, एक फीमेल है, तो अगर मेल का है ए बी और फीमेल का है ओ, तो इनका जो बच्चा होगा ना, बच्चा, बच्चा, बच्चे में ओ कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है, ओ कभी आ ही नहीं सकता। मतलब कि ए और बी ना दोनों एक साथ कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। ये चीज याद रखना कि हमेशा ए बी और ओ में एक टसन चलती रहती है। अगर ए और ओ, ए बी और ओ एक साथ प्रेजेंट है तो कभी भी ये फ्यूचर जनरेशन में नहीं आएंगे। इतना चीज क्लियर रखो, अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं, हम ये समझते हैं कि फ्यूचर जनरेशंस में, यानी बच्चों के अंदर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कौन से ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। देखो,
ये है मेल, मेल, ये है फीमेल, फीमेल, और ये उनका बच्चा यानी चाइल्ड। हम इसको क्या कहते हैं? फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन। यानी हमें क्या समझना है कि ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर जनरेशन, ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूं, ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, या फॉर चिल्ड्रन डाल दें। ठीक है, ये ज्यादा समझ में आ जाएगा, चिल्ड्रंस। ठीक है, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। अब देखो हमारे पास मेनली कितने ब्लड ग्रुप हैं? ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, ए बी और ओ। पॉजिटिव नेगेटिव को अभी छोड़ दो, वो RH फैक्टर है, RH फैक्टर की बात हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। ठीक है, तो कितने हमारे पास ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। कौन कौन से? ए बी और ओ। ठीक है, ए बी और ओ। अच्छा, अब देखो मैं एक काम करता हूं, यहां पर लिख देता हूं एक साइड में मेल, मेल, और यहां लिख देता हूं फीमेल, फीमेल। ठीक है, और यहां पर मैं लिख दूंगा चाइल्ड, यानी जो बच्चा होगा। ठीक है, ओके। अब देखो हम एक काम करते हैं, पहले हम ये किसी एक पर्सन का इसमें ना ब्लड ग्रुप एक फिक्स कर देते हैं। जैसे एक एक के साथ लेंगे, जैसे पहले हम ओ के साथ ले लेते हैं, फिर ए बी के साथ ले लेंगे, फिर जो है बी के साथ ले लेंगे और फिर ए के साथ ले लेंगे। ठीक है, चलो देखो मैं एक काम करता हूँ, मेल का जो है ना ब्लड ग्रुप फिक्स कर देता हूँ। मान लो कि मेल 4 कंडीशन ले रहा हूँ, चारों कंडीशन में मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? ओ है, ओ है। ठीक है, ओ है। अब मैं यहाँ पर फीमेल का ब्लड ग्रुप अलग अलग रखता हूँ। ठीक है, मान लो कि मेल का ओ है और फीमेल का ए है, फिर मेल का ओ ही है, फीमेल का बी है, मेल का ओ है, फीमेल का ए बी है, और मेल का ओ है और फीमेल का ओ है। ठीक है, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो चलो देखो, जब कभी भी पेरेंट्स में से किसी का भी अगर ओ रहता है ना, ओ, तो ओ की एक खासियत है कि बच्चे में 2 पॉसिबिलिटी को जन्म देता है। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? या तो ये खुद आएगा, यानी या तो ओ आएगा, या जो माँ का है उसे भेजेगा, जो माँ का है उसे भेजेगा। ठीक है, इसमें ओ की एक खासियत है, अगर पेरेंट में किसी का भी ओ है तो ओ क्या करता है? या तो बच्चे में खुद प्रेजेंट हो जाता है, या जो माँ का ब्लड ग्रुप रहता है उसे भेज देता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ओ हमेशा, ओ के साथ आने वाले जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उनका कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। ठीक है, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, जो यहाँ पर है वही बच्चे में पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। देखो मैं कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी है, ओ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। ठीक है, ये नहीं कि ओ और ए दोनों का कॉकटेल हो जाएगा इसका ब्लड, ऐसा नहीं। या तो ओ होगा या तो ए होगा। अगर मेल का ओ है, फीमेल का ए है, तो बच्चे में क्या पॉसिबिलिटी है? या तो बच्चे का ओ होगा या तो ए होगा। इतना क्लियर है? उसी तरीके से बताओ, अगर मेल का ओ है और फीमेल का बी है, तो बच्चे में क्या होगा? या तो ओ होगा या तो बी होगा, या तो ओ होगा या तो बी होगा। अच्छा, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ओ और ए बी में बिल्कुल नहीं पड़ता है। अगर ये दोनों साथ में आ जाएंगे तो ये बच्चे में किसी को भी आने नहीं देंगे, ना तो ओ ए बी को आने देगा और ना ही ए बी ओ को आने देगा। तो यहाँ पर क्या ओ या ए बी आएंगे? नहीं, यहाँ पर ओ और ए बी में से कोई भी नहीं आएगा। या तो इसमें ए आएगा या तो इसमें बी आएगा। समझ में आया? या तो इसमें ए आएगा या तो इसमें
बी आएगा। बस यही एक कंडीशन है जो याद रखनी है तुमको कि भाई ओ और ए बी में हमेशा कांटे की टक्कर रहती है। ओ कहता है कि मैं तुझे नहीं आने दूंगा और ए बी कहता है मैं तुझे नहीं आने दूंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में ब्लड ही नहीं बनेगा, बच्चे में कोई ना कोई ब्लड ग्रुप तो आएगा ही आएगा। तो कौन सा आएगा जो बच गया? कौन सा बच गया? ए और बी। ए और बी, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। उसके बाद अब बचा, तो अगर दोनों का ओ है तब, दोनों का ओ है तो क्या? ओ ही आएगा। दोनों का ओ है तो कोई टेंशन ही नहीं, ओ के साथ ओ ही आएगा। समझा? तो पहली 4 पॉसिबिलिटी क्या है? हमने एक फिक्स कर दिया कि मेल का ओ ही है, ओ ओ ओ ओ, और फीमेल का हमने चेंज किया कि मान लो एक फीमेल थी, उनका ब्लड ग्रुप था ए, तो इन दोनों का क्रॉस हुआ, तो बच्चे में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ओ हो, ओ आएगा या तो ए आएगा। फिर दूसरी फीमेल का हमने बी रखा, मेल का सेम ओ ही था, तो पॉसिबिलिटी है कि ओ आएगा या बी आएगा। उसके बाद ए बी, जैसे ही ओ के साथ ए बी को देखो, याद रख लेना ये दोनों में कांटे की टक्कर है। ओ ए बी को नहीं आने देगा और ए बी ओ को नहीं आने देगा, तो क्या हो बचा हुआ क्या है? ए या बी हो सकता है, और ओ है तो दोनों ओ है तो ओ ही आएगा। ठीक है, ओ ही आएगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम दोनों का ना, मेल और फीमेल दोनों का सेम रखते हैं। जैसे यहां मैं रखता हूं मेल, इधर है फीमेल, दोनों में क्रॉस होगा और पैदा होगा बेबी। बेबी लिख दूं, बेबी। आजकल तो बेबी के अलग ही मतलब है। ठीक है, हाँ। चलो, अभी हमें क्या करना है? हमें सेम रखना है, सेम रखना है। जैसे मेल का भी ए रखो, फीमेल का भी ए रखो, मेल का भी बी रखो, फीमेल का भी बी रखो, मेल का भी ए बी रखो, फीमेल का भी ए बी रखो। अच्छा, क्या ओ और ओ रखेंगे तो ओ और ओ तो हमने यहाँ पर भी देख ही लिया है ना। ओ और ओ रहेगा तो जाहिर सी बात है ओ ही आएगा। तो यहाँ क्या दोबारा लिखने की जरूरत है? नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो, जब कभी भी दोनों ब्लड ग्रुप सेम हो, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हो, तो बच्चे में जानते हो, बच्चे में पॉसिबिलिटी होती है उन दोनों में से या तो कोई एक हो सकता है या ओ हो सकता है। ओ जब सेम सेम रहते हैं ना, तो ओ के आने की संभावना बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर ए, दोनों का ए है, तो हो सकता है कि बच्चे में ए आए, या ए नहीं होगा तो क्या होगा? ओ होगा। ए नहीं होगा तो ओ होगा। उसी तरीके से दोनों का बी है, तो हो सकता है कि बी हो, और बी नहीं होगा तो क्या होगा? ओ होगा। बी नहीं होगा तो ओ होगा। अच्छा बताओ, ए बी, ए बी, क्या ए बी के साथ कभी ओ आएगा? नहीं आएगा। ए बी के साथ तो ए बी आ सकता है, ए आ सकता है, बी आ सकता है, लेकिन ओ नहीं आ सकता। ओ नहीं आ सकता, क्योंकि ए बी और ओ में कैसा रहता है? हमेशा लड़ाई चलते रहता है, हमेशा लड़ाई चलते रहता है। इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आ गया, दोनों अगर सेम सेम है तो माँ का भी, बाप का भी ए है, माँ का भी ए है, तो बच्चे में ए आएगा। अगर ए नहीं आया तो ओ आएगा। पिता का बी है, माँ का भी बी है, तो बच्चे में बी आएगा, और बी नहीं आएगा तो ओ आएगा। पिता का ए बी है, माँ का भी ए बी है, तो बच्चे में ए बी आएगा, लेकिन ओ नहीं आएगा, और ओ नहीं आएगा तो हो सकता है कि ए आए या फिर बी आए, ए आए या फिर बी आए। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब एक काम करते हैं हम लोग, इसमें ना, जो देखो ए का हो गया, बी का हो गया, ए बी का हो गया। अब हम एक काम कराते हैं कि ए बी का, किसी एक का ना ए बी रख देते हैं, किसी एक का क्या करते हैं? ए बी रखते हैं, और ए बी के साथ क्रॉस करा के देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ क्या रखेंगे? ये है मेल, इधर है फीमेल, दोनों में क्रॉस होगा, आएगा बेबी। ठीक है, अब मेल का मैं क्या करता हूं कि मेल का मैं ए बी कर देता हूं, ए बी, ए बी, ए बी। अच्छा, ए बी के साथ फीमेल का मैं ए कर देता हूं, और इसका
बी कर देता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कहोगे कि ए बी के साथ ओ भी रखो, ए बी के साथ ए बी भी रखो, तो एक बात बताओ, ए बी और ओ का क्रॉस हमने करके देखा है कि नहीं देखा है? इधर देखो, ए बी और ओ का क्रॉस करके देखा हुआ है। उसके बाद ए बी और ए बी का क्रॉस करके देखा हुआ कि नहीं देखा हुआ है? देखा हुआ है। तो यहाँ फिर से वापस से देखने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, तो यहाँ हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो देखो, अगर ए बी के साथ ए आएगा, ठीक है, ए बी के साथ ए आएगा तो ओ नहीं आएगा, क्योंकि ए बी है तो ओ कभी नहीं आएगा, बाकी सब आ सकता है। या तो बच्चे में ए हो सकता है उसका ब्लड ग्रुप, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, ठीक है, ओ नहीं होगा। उसी तरीके से अगर ए बी के साथ बी आएगा तो बच्चे में या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, या तो ए बी हो सकता है, लेकिन ओ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी का ओ के साथ झगड़ा चलते रहता है। ए बी पॉजिटिव पूरा का पूरा क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ओ नेगेटिव पूरा का पूरा डोनर है। तो ए बी और ओ में अपोजिट, मतलब कि अपोजिशन की तरह काम करते हैं। दोनों एक साथ जल्दी नहीं मतलब नहीं आते हैं, जल्दी क्या आते ही नहीं दोनों एक साथ, ठीक है। जहां ए बी रहेगा वहां ओ नहीं रहेगा, जहां ओ रहेगा वहां पर ए बी नहीं रहेगा। अगर माता पिता में एक में ए बी एक में ओ आ गया तो समझ लो बच्चे में तो ना ए बी आएगा ना ही ओ आएगा, ए आएगा और बी आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक हम कर दें कि मेल का मान लो कि अगर ए है और फीमेल का बी है, मेल का अगर ए है और फीमेल का बी है, तो ऐसे सिचुएशन में बच्चे में क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? तो भाई ऐसे में ना कुछ भी हो सकता है, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए हो जाए, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो जाए, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो जाए, या तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाए। यानी अगर मेल का ए या फीमेल का बी, या फीमेल का ए मेल का बी है, तो पॉसिबिलिटी किसी भी ब्लड ग्रुप की हो सकती है, किसी भी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इतना क्लियर हुआ? चलो अब इसको मैं एक ही पेज पर लिखता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल, क्रॉस करो फीमेल के साथ, और यहाँ पर आएगा बेबी, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, ओ के साथ लाना है, ओ ओ ओ ओ ओ के साथ हम लाएंगे ए, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको करूँ, ओ के साथ आएगा ए बी, ए बी और ओ, ठीक है। चलो देखो बच्चे में क्या आएगा, तो हमको पता है ओ के साथ सेम कॉपी पेस्ट होता है, कॉपी पेस्ट। बस अगर बी होगा, ए बी होगा और ओ होगा तो ये दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा, और ओ है तो ओ ही आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सेम सेम लाना है, ठीक है। सेम सेम, सेम सेम में कैसा, जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने ए क्रॉस ए कर दिया, बी क्रॉस बी कर दिया, ए बी क्रॉस ए बी कर दिया, ओ तो हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में सेम सेम में क्या आता है, कोई जो है मतलब कि ए है तो ए आ सकता है, बाकी उसके साथ हो सकता है ए ना आए तो ओ आ जाए। उसी तरीके से बी आ सकता है, बी नहीं हो तो ओ आ जाए। लेकिन क्या ए बी के साथ ओ आएगा? नहीं आएगा। तो ए बी है तो ए बी तो आएगा ही, ए आ सकता है और बी आ सकता है। उसके बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने करना है ए बी के साथ, ठीक है। हमने ए बी, एक ए बी, एक ए बी, ए बी के साथ हम ए रखेंगे, बी रखेंगे। ए बी तो हो चुका है, ओ आएगा नहीं क्योंकि ओ ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में ए बी के साथ क्या होगा, ओ को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है, ओ को छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है पॉसिबली, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा लास्ट आता है, अगर मेल का ए फीमेल का बी, या मेल का बी फीमेल का ए है, ए क्रॉस बी की सिचुएशन में सारी पॉसिबिलिटी है। बच्चे में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है, ठीक है। ये इतनी पॉसिबिलिटी है। पहले अगर ओ के साथ है तो कॉपी पेस्ट कर लो सेम टू सेम, खाली ए बी और ओ को अलग कर दो। उसके बाद अगर सेम सेम है तो सेम सेम में से कोई एक आएगा विथ ओ के साथ आएगा, लेकिन ए बी कभी भी ओ के साथ नहीं आएगा।
उसके बाद ए बी के साथ है तो ए बी के साथ ओ को छोड़ के बाकी सभी आएंगे, ठीक है। और ए और बी है तो ए बी ओ कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कितना क्लियर हुआ? ये हमने देख लिया कि मेल और फीमेल का ब्लड ग्रुप अगर क्या है तो बच्चे में क्या हो सकता है, ठीक है। सोचो अगर ये मैच नहीं किया, है ना, देखो माँ बाप के ब्लड ग्रुप में से कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी की बेसिस पर। अगर ये पॉसिबिलिटी ये मैच नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, बच्चा किसका है, पड़ोसी का है? बच्चा मतलब तुम्हारा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये पहला स्टेप होता है कि बिना डीएनए की जांच किए हम ये पता लगा सकते हैं कि भाई अच्छा जो बच्चा है वो तुम्हारा ही है या नहीं, ठीक है। एक ये ब्लड ग्रुप देख करके, कितना क्लियर है? अच्छा, अब इस ब्लड ग्रुप के बेसिस पर ना कभी कभी क्या हो जाता है कि महिलाओं में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर आरएच देखो, आरएच फैक्टर का मैं एक चीज बता देता हूँ। जैसे मेल है, फीमेल है और यहाँ बेबी है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो मेल है उसका है ए पॉजिटिव और फीमेल का है बी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमको पता है बच्चे में कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि ए आए, बी आए, ए बी आए या ओ आए, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है, अमूमन ये देखा जाता है कि माँ के ब्लड ग्रुप के ऊपर जो आरएच फैक्टर होता है ना, प्लस माइनस क्या बताता है, आरएच फैक्टर को, आरएच फैक्टर को, है ना। तो माँ के ऊपर जो आरएच फैक्टर होता है बच्चे में भी वही आरएच फैक्टर आने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि क्या बच्चा माँ के पेट में पलता है या बाप के, माँ के पेट में, है ना, माँ के पेट में पलता है। और हमको पता है कि हमारे ब्लड में, हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड, हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे ब्लड में आने वाले फॉरेन पार्टिकल से लड़ने के लिए हेल्प करते हैं, किसका, डब्ल्यूबीसी का, है ना। उन्हें जो फॉरेन पार्टिकल है उन्हें मार देते हैं। तो अगर जैसे कि मेल का जो फीमेल है, फीमेल का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और एक बात बताओ कि जैसे जो उनके बॉडी के अंदर जो बच्चा है अगर उसका ब्लड ग्रुप आ जाए ए नेगेटिव, क्या आ जाए, नेगेटिव, ठीक है। अभी देखो जैसे कि माँ है, ठीक है, माँ है और माँ के पेट में बच्चा है, माँ के पेट में क्या है, बच्चा है, ठीक है, माँ के पेट में बच्चा है। माँ का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, यानी इनके ब्लड में पॉजिटिव आरएच एंटीजन है, आरएच एंटीजन है, मतलब आरएच जो है पॉजिटिव वाला है, ठीक है, पॉजिटिव वाला है। और बच्चे के ब्लड ग्रुप में ये अगर नेगेटिव हो जाता है आरएच, आरएच क्या हो जाता है, नेगेटिव। और बच्चे को खाना कहाँ से मिलता है, माँ के पेट से, है ना। देखो हम जब रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, प्लेसेंटा वगैरह क्या होता है। अभी यहाँ पर जस्ट मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझो कि बच्चे को खाना मिलता है माँ के पेट से, वो गर्भनाल से जुड़ा हुआ रहता है। अगर कुछ भी ऐसा सोचो कि ऐसी एक पॉसिबिलिटी, ऐसी कंडीशन हो गई कि बच्चे के बॉडी का ब्लड का कुछ हिस्सा उस प्लेसेंटा से होते हुए माँ के ब्लड में अगर मिल जाए तो बच्चे के ब्लड में क्या, कौन सा आरएच है, नेगेटिव है, और माँ के ब्लड में पॉजिटिव है। तो जो माँ के ब्लड का पॉजिटिव वाला आरएच है ना, इसको लगता है ये नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, ये कोई फॉरेन पार्टिकल है। और ये जो पॉजिटिव वाला है इस नेगेटिव को मारने के लिए बॉडी में क्या करने लगता है, एंटीबॉडी बनाने लगता है, मतलब ब्लड में ही एंटीबॉडी का निर्माण करने लगता है। और ये जो माँ का गर्भनाल होता है ना, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ऑम्लिक, प्लेसेंटा जो होता है जिसमें बच्चा पल रहा होता है, वो जिसमें बच्चा पल रहा था, थैली, उस थैली को चीड़ करके अंदर घुस जाएंगे तुम्हारे एंटीबॉडी और बच्चे को अंदर ही मार देंगे। कैसे मार देंगे कि बच्चे के बॉडी में जो ब्लड बन रहा होगा, ब्लड आरबीसी, आरबीसी के ऊपर कौन सा आरएच आएगा,
RH आएगा वो नेगेटिव, और माँ के बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बने हैं वो इस नेगेटिव वाले को मारना शुरू कर देंगे, यानी बच्चे के अंदर ब्लड बनना कम हो जाएगा। बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड बनना कम हो जाएगा और बच्चा अंदर ही अंदर बीमार पड़ने लगेगा और हो सकता है कि उसकी मौत हो जाए। अगर ऐसा केस हुआ कि बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड में मिक्स हो गया, अगर जैसे कि डेवलपमेंट के टाइम नहीं मिक्स हुआ तो कोई बात नहीं, वो बच्चा RH नेगेटिव के साथ पैदा हो जाएगा। लेकिन जब बच्चा पैदा होने वाला रहता है, देखो जैसे माँ है, ठीक है, माँ, और माँ के पेट में बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है। माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बी पॉजिटिव, यानी उस पर RH फैक्टर है पॉजिटिव, और बच्चे का है, मान लेते हैं कि A है नेगेटिव, उसका RH है नेगेटिव, ठीक है, ये RH फैक्टर, ये भी RH फैक्टर। अब बच्चा अच्छे से डेवलप हो गया और जब डिलीवरी हुई तो बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। लेकिन डिलीवरी के वक्त क्या होता है, डिलीवरी के वक्त बच्चे का कुछ ब्लड माँ के ब्लड से मिल जाता है ना, माँ के ब्लड से मिल जाता है। और माँ के ब्लड में क्या है, माँ के ब्लड में है भाई पॉजिटिव वाले सारे के सारे RH फैक्टर है, यानी उसके ब्लड इस पॉजिटिव RH फैक्टर को अच्छे से पहचानते हैं। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है और उसके टाइम, पैदा होने के टाइम इसका नेगेटिव RH इस माँ के ब्लड में मिलता है ना, तो माँ के ब्लड को लगने लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल एंट्री मार दिया है, और ये क्या करते हैं, इस नेगेटिव वाले को न्यूट्रलाइज करने लगते हैं। इस नेगेटिव वाले को क्या करने लगते हैं, न्यूट्रलाइज करने लगते हैं, और माँ के बॉडी के अंदर ही एक एंटीबॉडी बना देते हैं। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट, नेगेटिव RH फैक्टर के अगेंस्ट, नेगेटिव RH फैक्टर के अगेंस्ट। अभी बच्चा तो पैदा हो गया, तो जब ये माँ दोबारा प्रेग्नेंट होगी और अगर गलती से भी जो बच्चा अंदर डेवलप हो रहा है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव निकल गया, मतलब कि RH नेगेटिव निकल गया, तो माँ के अंदर तो पहले से ही एंटीबॉडी प्रेजेंट थे, किसके लिए, इस नेगेटिव के लिए। वो क्या करेंगे, इस बच्चे के जो RBC सेल हैं, RBC उनको ही खत्म करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि RH जो फैक्टर है ये कहाँ पर ऊपर ही बनेगा, RBC के ही, है ना, RBC के ही। वो लोग क्या करेंगे, इस माँ के शरीर का जो एंटीबॉडी है वो बच्चे के RBC को खत्म करने लगेगा, और जो दूसरा बच्चा है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, वो मर जाता है, ठीक है। इस डिजीज को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है कि भाई एक ऐसी कंडीशन जिसमें माँ का जो RBC है, माँ का RBC वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है अगेंस्ट बेबी RBC, ठीक है, बेबी के RBC के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। ये कब होता है, जब माँ का RH फैक्टर और बच्चे का RH फैक्टर डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो RH फैक्टर माँ का होता है ना, वही RH फैक्टर बच्चे का हो जाता है, ठीक है। तब ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं। तब पैदा होते टाइम भी अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप माँ से मिल जाता है तो उनको पता है, अच्छा पॉजिटिव वाला ये भी पॉजिटिव वाला, कोई दिक्कत नहीं, एंटीबॉडी जनरेट नहीं होती है। पहले टाइम पीरियड में क्या होता था कि जब मेडिसिन नहीं इतना मतलब कि साइंस इतना डेवलप नहीं था, तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं था, तो इसलिए पेरेंट्स का ना पहला ही बच्चा सरवाइव कर पाता था और उसके बाद वाला बच्चा मर जाता था, तो उन्हें पता ही नहीं चलता था क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन आज के टाइम पीरियड में डॉक्टर अभी तो अल्ट्रासाउंड वगैरह के जरिए पहले ही सब कुछ पता लग जाता है कि बच्चे के अंदर कौन सा RH फैक्टर है, उसका ब्लड ग्रुप वगैरह क्या है। तो अगर डॉक्टर को ये लग जाता है कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है, RH फैक्टर है, वो माँ के अपोजिट है, तो वो क्या करते हैं, माँ को इंजेक्शन देते हैं, और वो इंजेक्शन क्या करता है कि माँ का जो RBC है, जो एंटीबॉडी को जनरेट कर रहा था, वो उसे कम करने लगता है, और धीरे धीरे वो उस बच्चे के RBC को अफेक्ट नहीं कर पाता और बच्चा सरवाइव कर जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, समझ में आ गया? इरिथ्रोब्लास्टोसिस इज नथिंग बट अ कंडीशन व्हेन मदर्स RBC जनरेट एंटीबॉडी अगेंस्ट द
बेबी RBC। समझ में? हाँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। और अगर डिटेल में पढ़ना रहेगा तो नेट पर डालना व्हाट इज द इरिथ्रोब्लास्टोसिस, वो पूरा अच्छे से दे देगा। अभी यहाँ डॉक्टर थोड़ी बनना है तुम्हें एक बेसिक जानकारी लेना है ताकि एग्जाम क्लियर कर सको। इतना क्लियर है? अब देखो, हमको जैसे पता है कि भाई नॉर्मली तो 4 ही ब्लड ग्रुप हमने देखना है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 1952 में, ठीक है, 1952 में मुंबई में ही एक केस पाया गया कि एक पर्सन था जिसके अंदर ना उसका जो ब्लड ग्रुप था डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, देखो ब्लड ग्रुप कैसे पहचानते हैं हम? एंटीजन के जरिए। अगर आरबीसी के ऊपर, जैसे मैं 3 आरबीसी बना रहा हूं, ठीक है, 3 आरबीसी, अगर आरबीसी के ऊपर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, हम कहते हैं कि ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप ए है। अगर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो हम कहते हैं कि बी एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी है। और कभी एक एच होता है, एच एंटीजन, ठीक है, एच एंटीजन। ये एच एंटीजन ओ को रिप्रेजेंट करता है। एच एंटीजन क्या करता है? ओ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ओ। तो मुंबई के जो हॉस्पिटल थे वहां पर, मतलब एक हॉस्पिटल था, वहां पर एक डॉक्टर थे, उनका नाम था भिडे, डॉक्टर भिंडे, ठीक है, भिंडे। ये नेट पर डालना है, इसके बारे में और अच्छे से डिटेल दे देगा। डॉक्टर भिंडे ने देखा कि ये जो पर्सन है उसके ब्लड सेल में ना तो ए एंटीजन है, ना तो बी एंटीजन है और ना ही एच एंटीजन है, लेकिन फिर भी वो पर्सन सरवाइव कर रहा है। तो उस पर्सन के बेसिस पर उसके ब्लड ग्रुप का नाम दिया गया बॉम्बे ब्लड ग्रुप। क्या नाम दिया गया? बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये लगभग मिलियंस में किसी एक का पाया जाता है, ठीक है। बहुत रेयर कंडीशन होता है ये कि पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है उसमें ना तो ए एंटीजन पाया गया, ना तो बी एंटीजन पाया गया, ना तो एच एंटीजन पाया गया, लेकिन फिर भी वो पर्सन जिंदा है, ठीक है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कब हुई थी? 1952 में डॉक्टर भिंडे के द्वारा, ठीक है, आइडेंटिफाई किया गया था डॉक्टर भिंडे के द्वारा। इतना क्लियर हो गया? तो हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है ये डिस्कस कर लिया, और बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है ये डिस्कस कर लिया, ठीक है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में इसमें से कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाएगा, ये ध्यान रखना, ओके। अब हम एक छोटा सा चीज समझ लेते हैं कि जैसे ब्लड डोनेशन का, वैसे तो मैंने बताया हुआ है ब्लड डोनेशन, हमें ब्लड डोनेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? एक बात बताओ, हमारे ब्लड में हम देखते हैं कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। आरबीसी का टाइम पीरियड कितना होता है? 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन और प्लेटलेट का 7 दिन, ठीक है, 7 दिन। तो अमूमन अगर हम बात करें 120 दिन का मतलब क्या हो गया? 3 चौका 12, 4 मंथ, है ना, 4 मंथ। तो अगर एक साल में ना हम 4-4 महीने के बाद भी अगर ब्लड को डोनेट करते हैं तो हम लगभग 3 बार ब्लड को डोनेट कर सकते हैं, 3 बार ब्लड को डोनेट कर सकते हैं। अब ब्लड डोनेट करने से हमारे बॉडी में कुछ फर्क नहीं आता है, बल्कि हमारे बॉडी को फायदा ही होता है। क्यों? क्योंकि 120 दिन बाद आपका आरबीसी वैसे ही खत्म होने वाला है ना। तो अगर आप अपने आरबीसी को दे देते हैं तो आपके अंदर नई, मतलब तेजी से नए आरबीसी का निर्माण होता है और आपकी बॉडी हेल्दी होती है, ठीक है। नए डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, आपकी बॉडी हेल्दी होती है। अब कुछ लोग को ये लगता है कि हम ब्लड दे देंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। अरे भाई, कैसे कमजोरी आ जाएगी? तुम्हारे जो ब्लड है, ब्लड में हमको पता है 60% होता है प्लाज्मा और 40% होता है कैप्सूल्स। प्लाज्मा में भी 90% पानी होता है। तुम ब्लड डोनेट करने के बाद पानी पी लेते हो तो आधा काम तो प्लाज्मा जनरेट हो ही जाता है। उसके बाद 1-2 घंटे बाद अगर तुम कुछ फल फ्रूट वगैरह खा लेते हो तो 24 घंटे के अंदर तुम्हारा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट भी जनरेट हो जाता है। तुम्हें लॉस किस बात का होगा? बल्कि तुम्हारे ब्लड डोनेशन करने से कई लोगों की जान बच सकती है। जैसे हमारे जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में पाया जाता है एंटीबॉडी, हम किसी को एंटीबॉडी दे सकते हैं, सीरम चढ़ा सकते हैं किसी को, है ना। उसके बाद
किसी को अगर डेंगू हो गया, उसमें प्लेटलेट की कमी हो गई तो उसको दे सकते हैं। किसी में WBC की कमी हो गई तो हम उसके अंदर से WBC जो है चढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे अभी कोरोना के टाइम पीरियड में क्या होता है, जब लोगों के अंदर एंटीबॉडी जनरेट नहीं हो पाती, तो जो लोग कोरोना से उभर चुके हैं, उनके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो चुकी है। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाएंगे, हमारे प्लाज्मा में। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोरोना हो चुका था, वो ठीक भी हो गया है, वो अपना ब्लड डोनेट करता है, तो उसका जो एंटीबॉडी रहेगा वो हम किसी और के बॉडी में चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते हैं। अब जैसे हमने देखा था कि ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते समय, यानी कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ब्लड को देना क्या कहलाता है, ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम हमें दो चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ता है। एक तो ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, ब्लड ग्रुप। तो डॉक्टर देख लेता है कि जैसे कि एक का है ए पॉजिटिव, तो दूसरे का भी ए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो ब्लड ग्रुप देगा। और उसके बाद ग्रुप तो ए हो गया, उसके बाद ए पॉजिटिव क्या है, ये RH फैक्टर, यानी दूसरा हमारा RH फैक्टर, ये भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, RH फैक्टर सेम होना चाहिए। बाकी ये चीजों को छोड़ दो कि एक है जो हमारा O नेगेटिव है, ये तो किसी को भी दे सकता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और अगर किसी का A भी पॉजिटिव है तो किसी से भी ले लेगा, इसलिए इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इनका तो केस ही अलग है, इनको छोड़ दो, इनको जाने दो। लेकिन अगर किसी का A है, किसी का B है, AB नेगेटिव है, B पॉजिटिव है, तो हमें ब्लड ग्रुप के साथ साथ RH फैक्टर को भी ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आया? तो अब अगर कोई ब्लड डोनेट करने के लिए कहे तो हिचकिचाना मत, आराम से ब्लड को डोनेट करो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तुम साल भर में कम से कम 3 बार जो है ब्लड डोनेट कर सकते हो। हर बार क्या होता है, 1 यूनिट यानी लगभग 200 ml ब्लड तुम्हारे बॉडी से ले लिया जाएगा। अरे 5.5 लीटर ब्लड है, 5.5 लीटर में से 200 ml चला ही जा रहा है, तो किसी की जिंदगी बच जाएगी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये सारा का सारा ब्लड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई। यहाँ पर हमारा ब्लड खत्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में